यही चीज़ जो हम लोगों ने परसों जिक्र किया था कि जो एफआईज़ की बिकवाली और डीआईज़ की खरीदारी में, जो कि भाई किस तरीके से ये लोग निफ्टी 50 में बेचते हैं और यहाँ डीआईज़ जो कि कम खरीदता है, और वहाँ पे चूँकि उनका खरीदने का एक लिमिटेशन है, 35% ही खरीद सकता है वो, तो उसके कारण जो है निफ्टी 50 जब गिर जाता है उसको देखा देखी जो बाकी स्मॉल कैप मिड कैप सब गिरते हैं जो है, क्योंकि उससे जो है लोग जो है रिलेट कर लेते हैं अपने आप को। तो देखिए वही खेल जो है पूरा गणित का खेल है ये। एफआईज़ की बिकवाली ज़्यादा रही और डीआईज़ की खरीदारी कम रही, उसके बावजूद भी जो है बाजार भागा। देखिए इसमें दो तीन बातें हैं। एक तो ये है कि जो डीआईज़ के पास जो इंडेक्स फंड के लिए जो पैसा रहता है वो उसने इंडेक्स में खरीदारी की होगी, नंबर एक। दूसरी बात कि रिटेलर बंधु और एचएनआई ने भी खरीदारी की होगी, लेकिन उसकी खरीदारी कम रही होगी। और सबसे बड़ी बात कि जो एफआईज़ जो बिकवाली करता है, तो एफआईज़ ऐसा नहीं है कि सिर्फ बिकवाली ही करता है, वो खरीदारी भी करता है और बिकवाली भी करता है। शेयर्स को जो है वो चेंज करता रहता है। जैसे कल को अगर हम देखें तो उसने जो है कल 16,621 करोड़ का शेयर बेचा, 16,621 करोड़ का शेयर बेचा, और खरीदा जो है 13,393 करोड़ का शेयर खरीदा, 13,393 करोड़ का शेयर खरीदा। मतलब बेचा उतना, खरीदा इसने इतना। और इन दोनों के बीच चूंकि बेचा उसने ज़्यादा, खरीदा कम, इसलिए गैप जो है वो जो है माइनस में रहा, 3200 के आसपास माइनस में रहा। तो ये जो एफआईज़ जो खरीदारी किया होगा कि हो सकता है, चूंकि देखिए एफआईज़ का जो है 67% जो है लार्ज कैप में है, 33% जो है वो मिड कैप और स्मॉल कैप में तो काफ़ी कम है, मतलब वहाँ है। तो अब उसकी बिकवाली कौन से सेक्टर में रही ये तो आंकड़े में आता नहीं है, लेकिन एक अनुमान लगाया जा सकता है कि उसकी बिकवाली जो है कल मिड कैप और स्मॉल कैप में रही होगी, और लार्ज कैप में जो है उसकी जो है कल खरीदारी रही होगी, साथ में डीआईज़ की भी खरीदारी रही होगी, जिसके कारण जो है हमारा निफ्टी 50 और या सेंसेक्स जो है वो ऊपर बंद हुआ, ग्रीन में बंद हुआ। लेकिन उससे क्या होता है कि जब ग्रीन में बंद हुआ तो जो पब्लिक है, जो आम रिटेलर है, उस पर उत्साह आ जाती है, वो इंडेक्स देखकर जो है बाकी खरीदारी करने लगता है। तो कल जो है स्मॉल कैप और मिड कैप में ठीक ठाक तेजी हुई। ये देखिएगा कि स्मॉल कैप मिड कैप जो है इस दरमियान जो है 9% के आसपास गिर चुका था। तो काफ़ी जो है, और लोगों को लग भी रहा होगा, पेशेंस भी खो रहे थे कि भैया पैसे लगाने हैं, पैसे लगाने हैं। और कल जब उसने हरियाली देखी होगी तो उस हरियाली पे जो है कल जाकर उसमें खरीदारी की, क्योंकि कल जो है मिड कैप जो है 0.83% ऊपर बढ़ा, वहीं स्मॉल कैप जो है वो 1.21% के ऊपर बढ़ोतरी देखी गई। तो देखिए यही पूरा खेल होता है कि किस तरीके से जो है, जब हम लोग इसी को जिक्र कर रहे थे कि 1,10,000 करोड़ का इसने बेचा, 1,10,000 करोड़ का उसने खरीदा जो है डीआईज़ ने, फिर भी बाजार 8% की गिर गया, क्योंकि जो है इंडेक्स पे क्या खरीदारी होती है और वो ग्रीन होता है, और उस ग्रीन से, मतलब ये सबसे बड़ी बात है कि पूरी जनता जो है उस ग्रीन को देखती है और उसके आधार पे जो है फिर स्मॉल कैप मिड कैप और तमाम जगह खरीदारी करने लगता है। और यहीं अगर आप इसको गिरा देते, सपोज कि कल मान लीजिए इसी आंकड़े पे कल अगर निफ्टी 50 के शेयर्स पे अगर खरीदारी नहीं होती तो क्या होता कि 1400 करोड़ का गैप था, तो इसमें जो है मार्केट लगभग 1% के आसपास गिर जाता। अगर ये दूसरे सेक्टर में अगर काम कर रहे होते तो उससे क्या होता कि फिर बिकवाली का माहौल बन जाता बाजार में। लेकिन जो भी है अच्छा है, और कम से कम दिवाली तक ये इसी तरीके से बाजार ग्रीन रहे। और मेरे को लगता है कि सरकार भी यही चाहती होगी कि दीपावली तक जो है ऐसा ना कहा जाए कि जो है काली दीपावली और ये वो तमाम चीज़ जो है, जो नहीं तो क्या होता है कि बाजार अगर बहुत ज़्यादा नीचे गिरेगा तो हो जाएगा भाई कि काली दिवाली रही इस बार, रहेगा क्या, ये तो बाजार खुद तय करेगा। लेकिन अगर दीपावली तक भी जो है ये स्थिति बनी रहती है साइडवेज वाली, और थोड़ा सा बाजार कंसोलिडेट करता है तो अच्छी बात होगी। अभी हम लोगों ने एक बात का जिक्र किया कि किस तरीके से जो है मिड कैप स्मॉल कैप में हाल के दिनों में 9% की गिरावट आ गई थी, और वहाँ रिटेलर जो है बैठे हुए थे, खरीदारी नहीं कर पा रहे थे, और कल उन्होंने उसमें खरीदारी की। तो ये एक आंकड़ा उभर कर सामने आया है कि सितंबर माह में जो कैश में जो काम हुआ है जो है निफ्टी में और प्लस सेंसेक्स में जो है बीएसई और एनएसई दोनों जगह, तो वो हुआ है 1,15,000 करोड़ का, और ये जो है 7 महीने में सबसे न्यूनतम था। अगर सितंबर की तुलना में हम इसको देखें तो लगभग 12.5% की गिरावट देखी गई। और सबसे ज़्यादा इस मतलब साल जो सबसे ज़्यादा जो खरीदारी हुई थी वो जून महीने में हुई थी, और उस समय हुआ था 1,84,000 करोड़ के आसपास। तो वहाँ से अगर हम देखें तो 70,000 करोड़ की जो है कम खरीदारी हुई थी। तो लोग के पास तो कैश है ही है, तो कल जब उसने हरा में देखा तो उसको जाकर खरीदा। तो देखिए अभी संभल कर रहिएगा, ऐसा मत समझ लीजिएगा कि बाजार यहाँ से तेज हो गया है, क्या हो गया है। तो अभी मूड को भांपिएगा, देखिएगा सावधानी पूर्वक। और देखिए जो हम लोग जिक्र करते रहे हैं हरदम कि फंडामेंटल
जो है शेयर्स को आपको देखना है स्क्रीनर में जाकर और टेक्निकल चार्ट के आधार पर शेयर्स खरीदिएगा, तो वही एक सही मापदंड होता है। हरे रंग को देखकर और पीले रंग लाल रंग को देखकर ना खरीदारी करनी चाहिए ना बिकवाली करनी चाहिए। अपने शेयर्स को देखना चाहिए और अपने शेयर्स के पोजीशन को देखना चाहिए। देखिए आज जो है ना हम लोग थोड़ी देर के बाद जो है ब्लैक रॉक पे बात करेंगे। जो ब्लैक रॉक जो पूरी दुनिया के शेयर बाजार को नचाता है, ये आप लोगों की तरफ से ही डिमांड आया था कि ब्लैक रॉक पे कीजिए, ब्लैक रॉक पे कीजिए, जो बाजार में गिरावट हो रही है उसके पीछे ब्लैक रॉक है। ये तमाम बातें आपके तरफ से आई थी, तो उस पर मैंने अच्छा खासा रिसर्च किया है, उस पर आगे बात करते हैं। फिलहाल बात कर लेते हैं हमारे जो है इकॉनमी के बारे में, क्योंकि जो है हाफ वन का जो है रिपोर्ट आया है सामने 6 महीने का, मतलब अप्रैल से लेकर सितंबर तक का भारत सरकार की तरफ से जारी किया गया है। उस रिपोर्ट में बताया गया है कि जो है अर्बन में जो है डिमांड काफ़ी कम हुआ है, मॉडरेट रहा है, मतलब माइनस में नहीं गया है, वो कम हो गया है। जैसे कि पिछले क्वार्टर में अगर देखा जाए, पिछले हाफ में देखा जाए तो 10.8% के आसपास की बढ़ोतरी थी, वो बढ़ोतरी जो है इस बार जो है 2.8% के आसपास हो गया, मतलब बढ़ोतरी जो है कम हुई है, मतलब सॉरी 10.1% था और अभी जो है 2.8% रहा है, थोड़ी कम हुई है। लेकिन रूरल में डिमांड बढ़े हैं और रूरल में जो डिमांड बढ़ा है वो FMCG में बढ़ा है, ट्रैक्टर में बढ़ा है, 3 व्हीलर में बढ़ा है। और उसकी वजह ये बता रहे हैं कि पिछले साल जो है मानसून ख़राब था, जिसके कारण जो है रूरल में उतने पैसे थे नहीं, थोड़ा सा क्रंच था। इस बार मानसून ठीक ठाक रहा है, इसलिए रूरल से डिमांड जो है ठीक ठाक आया है। और साथ में एक बात कर रहे हैं कार को लेकर कि कार में जो बिक्री हुई है पिछले 6 महीने में, उसमें 2.3% की जो है गिरावट देखी गई है। और वो गिरावट की जो मेन वजह है वो Q2 मतलब जो है जुलाई अगस्त सितंबर में जो गिरावट रही है उसके वजह से पूरे कार की बिक्री में जो है 2.3 का इम्पैक्ट पड़ा है। अब कार पे ही ये आ गया है एक रिपोर्ट की जो है 80 से 85 दिन का इन्वेंट्री पड़ा हुआ है कार डीलरों के पास, और टोटल जो है 7,90,000 गाड़ियाँ पड़ी हुई हैं बिकने के लिए। अब सारी निगाहें जो है अक्टूबर माह के रिपोर्ट पे है कि अक्टूबर का अगर रिपोर्ट अच्छा रहता है, कार की बिक्री जो है उसी तरीके से पहले जैसा हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो वो एक चिंता का विषय है। और साथ में जो इकोनॉमिक सर्वे वाली जो GDP का जो ग्रोथ था 6.5 से 7% के आसपास, उसी को दोहराया गया है इस रिपोर्ट में। और उसमें कहा गया है कि 6.5% से 7% के आसपास जो है हमारा GDP ग्रोथ रह सकता है। अब बात करते हैं ब्लैक रॉक, पूरे दुनिया के शेयर बाजार को नचाने वाला। आप जैसे लोगों का, अमेरिका के लोगों का, बाकी देशों के लोगों का ये पैसा मैनेज करता है, जो है म्यूचुअल फंड के जरिए करता है, ETF के जरिए करता है, इंडेक्स फंड के जरिए करता है। और टोटल जो है इनके पास पैसे जो मैनेज करते हैं यह है $11.48 ट्रिलियन, मतलब 965 लाख करोड़। तो ये जो है अमेरिका की GDP का हो गया 40%, चाइना के GDP का हो गया 60% और भारत की GDP का हो गया 3 गुना। और ये इतना बड़ा अमाउंट है कि रिलायंस जैसी 53 कंपनियां आ जाएंगी, इतने पैसे हैं, इतने बड़े पैसे को ये मैनेज करता है। तो देखिए इसके लिए अब हम लोग चलेंगे जो 1970 पे। देखिए 1970 पे क्या था कि पहले आप शेयर बाजार पे सीधे डायरेक्ट खरीदते थे, फिर तभी वेनगार्ड जो दूसरे नंबर की कंपनी है, वेनगार्ड पे ही बात करेंगे हम लोग आगे। तो वेनगार्ड के जो CEO थे जैक बोगेल, उन्होंने जो है इंडेक्स फंड को फाउंड किया और उन्होंने बताया कि भाई इस तरीके से आदमी का पैसा जो है एक पूरे इंडेक्स फंड पे लग सकता है। जैसे मान लीजिए हमारे यहाँ निफ्टी 50 में आप इंडेक्स फंड पे लगाए और पूरे के पूरे 50 शेयर्स में पैसे लग गए, तो उस तरह से ETF का जो है इंडेक्स फंड का उसने जन्म दिया। उसके बाद से वो धीरे धीरे म्यूचुअल फंड, ETF और तमाम चीज़ बनता चला गया। ठीक है, अब इसमें क्या हो गया, इसमें बात यह है कि म्यूचुअल फंड में आप शेयर्स में जब आप शेयर्स खरीदते हैं तो आपका मालिकाना हक होता है उस कंपनी में, आपका से होता है, आपका वोटिंग राइट होता है। लेकिन म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि आपका कुछ नहीं होता है, आपके पैसे लगे रहते हैं और आपको एक प्रॉफिट मिलता है, और वो प्रॉफिट जो है अलग अलग कंपनियों की अलग अलग कहानी है। लेकिन जो आपके पैसे को मैनेज कर रहा है उसके पास सब कुछ है, उसके पास पूरा अधिकार है, क्योंकि वो आपके पैसे को लगा रहा है उसकी कंपनी में और उसके तमाम जगहों पे, तो उसका से होता है। तो 1970 में वेनगार्ड के CEO जो वॉगले साहब ने जिस ETF का, जिस जो है इंडेक्स फंड की शुरुआत की, उसको अच्छे से बुनाया ब्लैक रॉक ने। ब्लैक रॉक के CEO जो है लैरी फिंक, इन्होंने जो है अब उसकी ताकत को समझा। अब देखिए कहानी ये हो जाती है कि वो इतने जो है 11.48 ट्रिलियन को जो है मैनेज कर रहा है, और उसका जो उस कंपनी का जो हिस्सेदारी है वो दुनिया के 500 जो बड़ी कंपनियां हैं उसमें से 95% कंपनियों में जो है 2% से लेकर 5% या 10% तक जो है उसकी हिस्सेदारी है, मतलब उसका से है।
वो अब इसको आप इस तरह से एग्जाम्पल से देखें कि जो और इसमें क्या होता है कि जो 5% से ऊपर हो जाता है तो आपका एक लंबा से हो जाता है, एक बड़ा से होता है उस कंपनी में बोलने के लिए। जैसे कि आप इसको देखें कि अमेज़न पे उसका हिस्सेदारी है सब में 5% से ऊपर है, फेसबुक में है, गूगल में है, एप्पल में है, माइक्रोसॉफ्ट में है और रिलायंस में भी है 6% के आसपास। अब ब्लैक रॉक के बाद हम लोग बात करते हैं दो और जो है जो पैसे मैनेज करता है, एक वैनगार्ड और दूसरा जो है स्टेट स्ट्रीट। जो वैनगार्ड का जो टोटल जो इसने पैसे को जो मैनेज करता है वो लगभग 9.3 ट्रिलियन डॉलर है और स्टेट स्ट्रीट जो है 4.34 ट्रिलियन डॉलर मैनेज करता है। अब देखिए जो सबसे बड़ी बात है कि जो वैनगार्ड है उसमें हिस्सेदारी है जो है ब्लैक रॉक की और स्टेट स्ट्रीट की। स्टेट स्ट्रीट में जो हिस्सेदारी है वो ब्लैक रॉक की और जो है वैनगार्ड की। तो इस तरीके से ब्लैक रॉक का जो हिस्सेदारी है वो वैनगार्ड में भी है और वो स्टेट स्ट्रीट में भी है। मतलब इसने जो है एक तरीके से आप देखें तो और अच्छे खासा हिस्सेदारी है। तो इस तरीके से देखें कि तीनों कंपनियां एक हैं और ये तीनों कंपनी मिलकर 25 ट्रिलियन डॉलर का जो है पैसा मैनेज करती है पूरे वर्ल्ड का। और जो वर्ल्ड में जितने म्यूचुअल फंड हैं उसका 60% ये इन तीनों कंपनी द्वारा मैनेज किया जाता है। अब इसको आप इस तरीके से देखें कि जो अमेज़न है, अमेज़न में जेफ बेजोस की हिस्सेदारी है 9% के आसपास, उसका मालिकाना हक है उसके पास। लेकिन जब आप वैनगार्ड जो है स्टेट स्ट्रीट और ब्लैक रॉक का हिस्सेदारी देखेंगे तो ये बन जाता है तीनों 16%। अगर देखने में तो ऐसे 7% के आसपास है एक का, लेकिन जब तीनों को आप मिला देते हैं तो 16% है। तो सोचिए कि इस तरीके से कंपनी में मालिकाना हक किसी और का है लेकिन शैडो मालिक यही लोग हैं और यही कहानी हर्प में है। इस तरीके से ब्लैक रॉक का पूरा यूनिवर्सल ओनरशिप है। ये जो है 500 बड़ी कंपनियों में इसका बोलबाला है। ये तीनों कंपनी मिलकर 60% जो है म्यूचुअल फंड को मैनेज करती है। ये जब चाहे जिस कंपनी के शेयर्स को ऊपर चढ़ा दे, गिरा दे, जिस देश के शेयर्स को चाहे तो ऊपर बढ़ा दे, नीचे गिरा दे। और इसे हायर भी किया जाता है अलग अलग कंट्री द्वारा दो तरीके से। एक तो जो है पैसे को अच्छी तरीके से मैनेज करने के लिए, या अगर उस कंट्री में क्राइसिस चल रहा है तो फिर ब्लैक रॉक का सहारा लिया जाता है। तो इसका इतना बड़ा से है, ठीक है। अब इसका जो एक सॉफ्टवेयर है अलादीन जो है, ये अलादीन का चिराग वाला अलादीन नहीं, अलादीन तो जो है। और ये सॉफ्टवेयर जो है ये बेसिकली जो है मतलब ये ट्रेडिंग नहीं करता है ये सॉफ्टवेयर, लेकिन इसके 6000 कंप्यूटर जुड़े हुए हैं और इसके जरिए जो है ये पूरे न्यूज़, शेयर्स के चाल को, तमाम चीज़ों को लेकर जो है उसका एक रिपोर्ट तैयार करता है। जैसे कहीं कोई न्यूज़ चल रही है, मान लीजिए चाइना में चल रहा है, ये सिचुएशन चल रहा है और वहाँ पे ये शेयर्स का ये हाल है, तो उसकी एक पूरी रिपोर्ट तैयार करके देता है और उसके आधार पे फिर ट्रेडिंग होता है। और ये जो है अलादीन जो है वो लाजवाब है, इसका कोई काट है ही नहीं। तो इसके बल पे ये दुनिया के शेयर बाज़ार को जो है ऊपर नीचे करता रहता है। जैसे कि जो सबसे बड़ी बात है कि 2020 के कोविड के समय इसे नुकसान नहीं हुआ, ये फ़ायदे में था। और 2008 में जो लेहमन ब्रदर्स था जिसमें सारे लोग जो है बर्बाद हो गए, उस समय भी ये फ़ायदे में था। और देखिए जो 3 बैंक जिसके कारण जो है 2008 का इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ, जो है लेहमन ब्रदर, बियर स्टेर्न्स और फ्रेडी मैक, और इस तीनों में जो है ब्लैक रॉक की हिस्सेदारी थी। तो मतलब ब्लैक रॉक की ही हिस्सेदारी वाली कंपनी ने जो है इकोनॉमिक क्राइसिस डेवलप किया और फिर इसने यूएस फेड से 150 बिलियन डॉलर लिया इकॉनमी को सुधार करने के लिए। मतलब उसी की कंपनी ने क्राइसिस लाया और उसी की कंपनी को फिर पैसे मिले कि भैया इसको सुधारो। और साथ ही साथ जो बियर स्टैंड था वो उसमें उसकी जो हिस्सेदारी थी, लेकिन बियर स्टैंड को जो है कौड़ियों के भाव पे जो है जेपी मॉर्गन को बेच दिया गया, जो है बिल्कुल कौड़ियों के भाव पे। और जेपी मॉर्गन में इसकी हिस्सेदारी 7.5% है। तो आप इस तरीके से देखें कि पूरे वर्ल्ड के इकॉनमी को ये मैनेज करता है। अभी एक बात जो चल रही थी, जो कानाफूसी चल रही थी कि जो अभी जो शेयर बाजार में जो गिरावट हुई है उसके पीछे ब्लैक रॉक है। तो देखिए इसकी कोई पुष्टि तो है नहीं कि भाई वो है या नहीं है, लेकिन बाजार को जो गिराया है वो एफआईज ने गिराया है और एफआईज में किसने गिराया है ये तो आगे देखने की बात है।
दूसरी बात की जो है ब्लैक रॉक जो है ये रिलायंस वालों के साथ मिलकर जो है म्यूचुअल फंड लाएगा, जियो ब्लैक रॉक, और इसको जो है सेबी से जो है अनुमति मिल गई है, 3 अक्टूबर को इसको परमिशन मिल गया है। और दोनों जो है ये 1250 करोड़ लगा के 2500 करोड़ से ये कंपनी का स्टार्ट होगा। 50% स्टेक है और म्यूचुअल फंड लाएंगे। तो लोग ये कह रहे थे कि भाई जो म्यूचुअल फंड लाएंगे, चूंकि म्यूचुअल फंड जो इसमें ऑलरेडी ऊपर भागा हुआ है, तो जब ये इसका फंड आएगा तो जब शेयर सस्ते रहेंगे तभी तो इस म्यूचुअल फंड में जो है रिटर्न ज़्यादा आएगा, तो इसके कारण जो है गिरावट है। और ये है, तो देखिए इसके बारे में मेरे पास कोई सूचना नहीं है, लेकिन बाजार में गिरावट तो हुई और ऐसे में अगर और गिरावट होती है और इसमें से अगर वो म्यूचुअल फंड लेके आते हैं तो स्वाभाविक है कि एनएवी सस्ता होगा, और एनएवी सस्ता होगा और फिर बाजार ऊपर भागेगा तो लोगों को फायदे होंगे। और साथ में ये होगा कि जो बाकी म्यूचुअल फंड है जो पहले से है उसको नुकसान होगा। जैसे कि सपोज आप एग्जाम्पल के तौर पे समझिए कि मान लीजिए मेरे पास जो है 10 लाख रुपए हैं और मैंने सारे शेयर बाजार में लगा रखे हैं, मेरे पास कुछ बचा हुआ नहीं है, और मार्केट जो है आपका 10% नीचे गिर जाता है जो है। अब मैं देख रहा हूँ कि भाई बहुत अच्छे शेयर सस्ते में है, लेकिन मेरे पास पैसा है ही नहीं, मैं खरीद ही नहीं पाऊंगा। और मेरे एक मित्र जो 10 लाख रुपया लेकर बैठे हुए हैं जो है, वो जो है उसको खरीदेंगे, तो क्या होगा कि जब बाजार ऊपर भागेगा तो उसका 10 लाख जो है वो तो हो जाएगा 11 लाख जो है, और मेरा जो 10 लाख जो 9 लाख रुपये का था वो पहुंचेगा 10 लाख में। तो वो एडवांटेज तो होगा कि ऐसे में अगर बाजार में सॉफ्टनेस रहे, बाजार में गिरावट रहे और ऐसे समय में कोई म्यूचुअल फंड आता है तो उसका फायदा तो देखने को मिलेगा ही। कि म्यूचुअल फंड को लेकर जो एक बार फिर से रिक्वेस्ट कर रहे हैं आप लोगों से, जो भी आप लोगों को रिटर्न मिलता है उस पर आप जो है मेरे को लिख के दीजिए, ताकि मैं उस पर थोड़ा सा रिसर्च कर चुकूँ। क्योंकि म्यूचुअल फंड में ना काफ़ी जो है काफ़ी जो है ब्लैक होल है वहाँ पे, तो वो देखने की बात है। वो जब आप डाटा देंगे तभी ही जो है, और अच्छा खासा डाटा, मतलब ये ऐसा नहीं, मतलब 100-200 लोग जो हैं कम से कम उसमें लिखें अपने म्यूचुअल फंड के रिटर्न के बारे में। और 1 साल 2 साल या 4 साल वाला नहीं, 4 साल में तो सबको 60% आया है जी, वो नहीं, जो है पिछले 5 साल, पिछले 10 साल, पिछले 15 साल का क्या रिटर्न रहा है उसके बारे में प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। ये थी ब्लैक रॉक की कहानी कि ब्लैक रॉक किस तरीके से अपने पैसे के बल पे पूरी दुनिया के शेयर बाजार को जो है ऊपर करता है, नीचे करता है, उसकी मर्जी, अपना प्रॉफिट काटता है। और भारत में कई सारी कंपनियों में उसकी अच्छी खासी हिस्सेदारी है। देखिए एयरटेल का Q2 का जो रिजल्ट रहा है वो बहुत ज़बरदस्त रहा है और 167% की बढ़ोतरी हुई है। और उसकी जो मेन वजह है, जो टैरिफ बढ़ाया गया था, पहले क्या था कि पर यूजर जो है 203 था, उसको बढ़ाकर जो है 233 कर दिया, जिसके कारण जो है इसमें बड़ी ज़बरदस्त बढ़ोतरी हुई है। और ख़ासकर जो है उसको जो है अफ्रीका से भी जो है अच्छा खासा मुनाफा हुआ है। देश से तो हुआ है, अफ्रीका से भी हुआ है। अब एयरटेल जो है अपना जो वो है DTH वाला और इंटरटेनमेंट वाला जो सर्विस है उसको जो है अलग इंडस्ट्री बनाएगा, उसको सेपरेट करेगा अपने मेन टेलीकॉम वाले बिजनेस से। तो देखिए गोल्ड को लेकर खबर है कि पिछले धनतेरस से लेकर इस धनतेरस में गोल्ड की कीमत जो है 30% के आसपास भाग गई है। और एक अनुमान जताया जा रहा है कि अगले धनतेरस तक जो है इसमें 11% की और बढ़ोतरी हो सका। देखिए मैं अपने एक व्यूअर को लेकर काफ़ी कंसर्न था, RD चौधरी साहब, उनका कल मेल आया है और उनके घर में जो है उनकी पत्नी की तबीयत जो है काफ़ी ख़राब है, जो है उनको ब्रेन हेमरेज हो गया, हॉस्पिटलाइज है, जिसके कारण जो है वो दिख नहीं रहे थे। मुझे चिंता भी हो रही थी कि क्यों नहीं दिख रहे हैं। तो प्रार्थना करते हैं कि उनकी पत्नी जो है जल्द से जल्द ठीक हो जाए। इतनी ही खबर है आज, कल मिलते हैं।